नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। 6 अप्रैल 2026 आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता के लिए बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस के साथ ही राष्ट्र निर्माण, अंत्योदय और सुशासन के 47 बेमिसाल वर्ष पूरे किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशल मार्गदर्शन कर पार्टी को शिखर तक पहुंचाकर विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाया है, जो सेवा, राष्ट्रवाद और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इन 47 सालों के सफर में जनसंघ से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी में कई उतार चढ़ाव देखने हैं और अपना समर्पण देकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आज एजेंडा में हम बीजेपी के इन 47 सालों के सफर पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की है, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुत्ते की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। ऐसी पार्टी बनाएं कि जिसमें केवल हिंदुओं के लिए स्थान न हो, सबके लिए स्थान हो। इस शताब्दी का अंत होने से पहले देशों की पहली पंक्ति में पहुंच जाए। वह कल्पनाएं साकार करने के लिए आज भी भारतीय जनता पार्टी के हम कार्य कर रहे हैं। भाजपा अपने 50 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। साथियों, 21वीं सदी के भारत में भाजपा के पास अपने लक्ष्य हैं। हमें नए लक्ष्यों का मंथन भी करना है और बदलती टेक्नोलॉजी के इस जमाने में खुद को ढालना है। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल 2026 को सेवा, संकल्प और राष्ट्र प्रथम के मूल मंत्र के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। 6 अप्रैल 1980 को स्थापित ये पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसने 4 दशकों से अधिक की यात्रा में राष्ट्रवाद, अंत्योदय और विकसित भारत के लक्ष्य के साथ भारतीय राजनीति को नया आयाम दिया है। भाजपा के 47 साल बेमिसाल सफर पर आइए एक नजर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सफर दिल्ली के एक छोटे से स्कूल से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन बनने तक का है। इसकी नींव 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनसंघ के रूप में रखी गई थी। जनसंघ की स्थापना के कुछ समय बाद ही डॉक्टर मुखर्जी की कश्मीर की जेल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इसके बाद पार्टी को खड़ा करने की जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आई। उन्होंने एकात्म मानववाद का विचार दिया, जो आज भी बीजेपी का मूल मंत्र है। 1967 में जनसंघ ने पहली बार कांग्रेस के दबदबे को चुनौती दी और कई राज्यों में अपनी पैठ बनाई। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तो विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। लोकतंत्र को बचाने के लिए जनसंघ ने बड़ा आंदोलन किया। 1977 में जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया, ताकि सब मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ सके। चुनाव हुए और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। पार्टी के भीतर ही कुछ लोगों को इस बात पर ऐतराज होने लगा कि पूर्व जनसंघ के सदस्य आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। इसे दोहरी सदस्यता का मुद्दा कहा गया। जब जनता पार्टी ने आरएसएस से रिश्ता तोड़ने का दबाव बनाया तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने झुकने के बजाय नई राह चुनी। 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और अटल जी इसके पहले अध्यक्ष बने। चुनौतियां यहाँ खत्म नहीं हुई। अटल आडवाणी के दौर से मोदी युग तक का बीजेपी ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है। 1980 से 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन और लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने बीजेपी को घर घर पहुंचा दिया। 1996 में बीजेपी की 13 दिन की सरकार बनी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। फिर 1998 और 1999 में बीजेपी ने सरकार बनाई। पोखरण परमाणु परीक्षण और कारगिल जीत जैसे बड़े फैसलों ने भारत की ताकत दुनिया को दिखाई। 2014 में बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया। तब पार्टी के अध्यक्ष मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह थे। इस जीत के साथ ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ बीजेपी ने इन 47 वर्षों में राष्ट्र सेवा और विचारधारा, राष्ट्रवाद और अंत्योदय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को केंद्र में रखा है। भाजपा ने करोड़ों कार्यकर्ताओं के दम पर बूथ स्तर तक एक मजबूत संगठन खड़ा किया है। पार्टी ने अपने 47 वर्षों के सफर में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं।
जिसमें राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 की समाप्ति और विकसित भारत के संकल्प के साथ भारत को सशक्त बनाना शामिल है। भाजपा की ये यात्रा राष्ट्र प्रथम के संकल्प को समर्पित है, जो भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर है। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये पंक्तियां अटल जी की हैं। शुरुआती दौर में भले ही ये पंक्तियां कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कही गई हों, लेकिन आज ये पूरी तरह से चरितार्थ होकर सामने आई हैं। 47 सालों के इस सफर पर तमाम दिग्गजों ने प्रतिक्रिया दी है और उतार चढ़ाव के हर बिंदुओं पर अपनी बात रखी। साथियों, 21वीं सदी के भारत में भाजपा के पास अपने लक्ष्य है, अपने संकल्प है। हम वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ ही देश को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। सीएए का कानून, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, ऐसे कितने ही काम है जो भाजपा के ईमानदार प्रयासों का नतीजा है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम निस्वार्थ भाव से लगे रहेंगे। साथियों, कुछ ही वर्षों में भाजपा अपने 50 वर्ष पूरे करने जा रही है। ये बहुत बड़ा पड़ाव है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमें नए लक्ष्यों का मंथन भी करना है और बदलती टेक्नोलॉजी के इस जमाने में खुद को डालना भी है। मैं एक बार फिर अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं को भाजपा स्थापना दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम केवल अपने संगठन का स्थापना दिवस नहीं मना रहे, बल्कि हम उस विचार को नमन कर रहे हैं जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रखर राष्ट्रवाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय दर्शन और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन की राजनीति समाहित है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन है और भारतीय जनता पार्टी का जो उद्दिष्ट था कि भारत को राष्ट्र का पुनर्निर्माण करके भारत को विश्वगुरु बनाना, उसमें काफ़ी काम हुआ है और आज हम संकल्प करके ये काम भविष्य में भी करते रहेंगे, यही संकल्प किया है। आज 47वां स्थापना दिवस है बीजेपी का। इस पार्टी की नींव देश के कल्याण के लिए, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए रखी गई थी। आज वो पार्टी एक वृक्ष के रूप में देश सेवा के लिए 14 करोड़ साथियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में संपूर्ण रूप से कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी को बधाई देना चाहूँगा। आज हमने प्रदेश कार्यालय में भी धूमधाम से भूमि पूजन का काम किया। कई हमारे बीच में जो प्रमुख कार्यकर्ता काल कवलित हुए, उनके परिवारजनों को सम्मानित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की परिवार परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रदेश भर में भी इसी तरह जिले के अंदर ये कार्यक्रम किया गया। 17 अलग अलग जिला केंद्रों पर नए कार्यालय का भूमि पूजन और कार्यारंभ का आज संकल्प पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज हमने भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का भी अनावरण इस अवसर पर किया है। આજે પાર્ટીની સ્થાપના દિવસની આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। આપણી જે વિરાસત છે, આપણી સંસ્કૃતિ છે, એ પકડી રાખીને આપણે આગળ વધવું છે। એ જુસ્સો જ આપણી પાર્ટીનો જે મૂળ આધાર છે, એ મૂળ આધાર એ આપણો આ જુસ્સો છે। કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ડગ્યા વગર આગળ વધવાનું। आज हम स्थापना दिवस मना रहे हैं और उस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की रीति नीति सिद्धांत राष्ट्र को लेकर के हैं। हम सबसे पहले राष्ट्र को मानते हैं, उसके बाद हम पार्टी को मानते हैं और उसके बाद हम व्यक्ति को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापना दिनाच्यो सगळ्या जाणांक उणीत परबी 1980
आमी म्हणटा तशें दीनदयाळ उपाध्याय हांची विचारसरणी आनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांचो अंत्योदय ह्या तत्वाचेर भारतीय जनता पार्टी फॉर्मेशन जालें आनी भारतीय जनता पार्टीचे अटल बिहारी वाजपेयीजी, आडवाणीजी, मुरली मनोहर जोशीजी आनी ताच्या उपरांत आतां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो प्रत्येक राज्यात खूब मोठ्या प्रमाणात काम करीत गेले। 1984 के चुनावों में जबरदस्त शिकस्त के बाद पार्टी और उसके वैचारिक अभिभावक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर गंभीर आत्मनिरीक्षण किया गया। चुनावी विफलता को इस बात के प्रमाण के रूप में देखा गया कि उस समय के पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी की उदारवादी नीति काम नहीं करेगी। वाजपेयी की जगह लालकृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष बनाया गया। आडवाणी ने पार्टी की मूल विचारधारा के रूप में जनसंघ के कट्टर हिंदुत्व को तुरंत पुनर्जीवित किया। आडवाणी ने छद्म धर्म निरपेक्षता और मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें की, जिससे हिंदुओं के बीच पार्टी का समर्थन बढ़ा। ऐसी पार्टी बनाएं कि जिसमें केवल हिंदुओं के लिए स्थान न हो, सबके लिए स्थान हो। मैं मानता हूं कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि यह कोई साधारण पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो जिसकी स्थापना दिवस को आज हम यहाँ पर मना रहे हैं, और कल्पना थी इस शताब्दी का अंत होने से पहले पहले हम दुनिया के देशों की पहली पंक्ति में पहुंच जाएंगे। अब ये सारी कल्पनाएं जो है ना, वह कल्पनाएं साकार करने के लिए आज भी भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। आज बीजेपी भारत की सबसे अमीर, सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी है। आज खुद पार्टी गर्व से दावा करती है कि सदस्यता के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। चुनावी युद्ध के दो सबसे बड़े योद्धा नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस पर अमल भी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी केवल हिंदुत्व के भरोसे न रहकर उम्मीदवारों का चयन करते समय जाति, उपजाति, सामाजिक संरचना और निर्वाचन क्षेत्रों की दूसरी बारीकियों पर गहराई से गौर करके रणनीति तैयार करते हैं। बीजेपी को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं कि दोनों नेताओं ने ये साबित कर दिया कि राजनीति एक फुल टाइम जॉब है, और अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। 1984 के लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीटें हासिल करने से लेकर 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने अपने इस शानदार सफर में कई उतार चढ़ाव भी देखे, बड़े झटके भी खाए और मायूसी भी महसूस की। बीजेपी ने पिछले 15 वर्षों में पार्टी संगठन को निचले स्तर से लेकर शीर्ष तक लगातार मजबूत किया है। सत्ता में आने के बाद से देश के हर जिले में पार्टी के शानदार दफ्तर बने हैं और पार्टी से जुड़ने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ती रही है। शुरुआत से अब तक बदलाव देखें तो दोनों दौर की बीजेपी में बहुत फर्क है। बड़ा फर्क ये है कि पहले वो एक सामाजिक राजनीतिक पार्टी की तरह से काम कर रही थी। पार्टी बनी थी तो आडवाणी जी ने कहा था चाल, चरित्र और चेहरा अब भी ऐसा ही है, लेकिन उसका सिद्धांत बदल गया है। अब उसका मोटो है पावर और चुनाव में किसी तरह से जीत। अब जीतने की क्षमता सबसे बड़ा फैक्टर है। वाजपेयी आडवाणी दौर बिल्कुल अलग था। वाजपेयी जी ने बीजेपी को एक मुख्य धारा वाली पार्टी और सर्वशासक सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी बनाना चाहा और ईमानदारी से प्रयास भी किया। वो पार्टी को केवल हिंदुओं की पार्टी बनाना नहीं चाहते थे, इसलिए विरोधी दलों में उनकी इज्जत थी। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? उधर मोदी बीजेपी को बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रहे हैं। उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को केवल एक हिंदू पार्टी बना दिया है। वो अल्पसंख्यक तबके और मुसलमानों को एक दूसरे दर्जे के शहरी के रूप में बना रहे हैं, जिसमें सफल भी हो रहे हैं। और आगामी 5 राज्यों के चुनाव भी पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल मोदी शाह की जोड़ी के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी और कमल खिल रहा है। और खिलते कमल और मोदी शाह के प्रभाव को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों को अपने बीच तालमेल बढ़ाने, बातचीत करने और लोकतंत्र और संविधान के उसूलों के कमिटमेंट के साथ एकजुट होकर मुकाबला करने की जरूरत है। फिलहाल तो 47 सालों का समर्पण और राष्ट्रवादी विचारधारा ने बीजेपी को पूरी दुनिया का सिरमौर बनाया है और इसमें अभी और कई कीर्तिमान पार्टी को जोड़ने हैं। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। हम यही समय है, सही समय, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है।
बीजेपी स्थापना का 47वां साल। देखिए, कहते हैं ना कि शुरू से अभी तक आप पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखिए, इतिहास उठाकर देखिए, किस तरीके से एक छोटे से स्कूल से एक शुरुआत करते 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 आज कहां एक बड़े वटवृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी से छिपा नहीं है। और कहते हैं ना कि जो लीडर्स भी जुड़े हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, लालकृष्ण आडवाणी को देखिए, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, कहीं ना कहीं एक विचारधारा होती है, एक मार्गदर्शन होता है और बढ़ने की एक चाहत होती है, तभी आपका जुड़ाव होता है। ये सारी बातें शुरू से अभी तक जनसंघ से लेके ये चीजें जो चलती चली आई और भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक बड़ी पार्टी हमें देखने को मिली है, और आज भी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं अपनी विचारधारा के साथ, ये किसी से छिपी नहीं है और बिल्कुल सराहना होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि एक छोटी सी चीज से जब चलते चलते आप एक शिखर तक पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बिल्कुल बनता है। आज तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हम सीधे आज इसी पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय। एच.एन. उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएसएस विचारक हैं दिनेश उपाध्याय। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अखिलेश अखिल। अखिलेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर कुमार राकेश, उनका भी स्वागत है। स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अखिलेश अखिल जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? अखिलेश अखिल जी, अनम्यूट करिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, मेरा ऑडियो पहुंच रहा है अब तक? अखिलेश अखिल जी, यदि मेरा ऑडियो पहुंच रहा है तो प्लीज अनम्यूट करके बोलिए, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। नहीं, आवाज तो आ रही है। हाँ, अभी आपकी आवाज आई सर, इसके पहले नहीं आ रही थी। ठीक है सर, 47 साल स्थापना के और एक वटवृक्ष बना राष्ट्रवादी विचार, एक लाइन में बहुत सारी चीजें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत नजदीक से आपने देखा, समझा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से आज तक की चीजों को हम देखें, कैसे इन 47 सालों को बेमिसाल के रूप में देखते हैं आप? नहीं, जाहिर सी बात है कि आपकी रिपोर्ट पूरी हम अभी समीक्षा कर रहे थे। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, अच्छी बातें कही, और जाहिर सी बात है बीजेपी का जो एक तरह से स्वर्ण काल अभी चल रहा है, 80 के बाद एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 1980 में जब बीजेपी की स्थापना होती है, जनसंघ के बाद और जनता पार्टी के बाद, तो उस समय जो इसका विचारधारा था पार्टी की, जो उसमें था गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा से लैस होकर बीजेपी की स्थापना की गई थी। और उस समय जो नेता थे इसके, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी और बड़े बड़े नेता थे, और काफी उन्होंने अच्छा काम भी किया, पार्टी को खड़ा किया, मजबूती दी, और पार्टी को आज इस स्तर तक भी लाया जहां पर समझिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है अभी समझिए कि आगे बढ़ रही है। और आपकी रिपोर्ट सुनने के बाद अब कहने के लिए कुछ बच नहीं जाता है, क्योंकि आपने सारी बातें रिपोर्ट में कह दी है कि 2 सीट से शुरू होने वाली पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 18 करोड़ के ज्यादा इसके मेंबरान हैं। 20-21 राज्यों में इसकी सरकार और एनडीए की सरकार चल रही है। 5 राज्यों में जो अभी चुनाव होने हैं उसमें भी समझिए कि एक लड़ाई ऐसी चल रही है बीजेपी की कि 5 राज्यों में भी हमारी सरकार बन जाए। एक राज्य में तो असम में उनकी सरकार है ही। अब कुल मिलाकर कहानी ये है कि हम जो बीजेपी को जो करीब 30 साल से देख रहे हैं, हमारा अटल जी से काफी सरोकार भी रहा है, और अटल जी के साथ हम करीब 6-7 साल गुजारे भी हैं इसी दिल्ली में। लेकिन हमें एक चीज पर बड़ी आपत्ति होती है कि जिस पार्टी की स्थापना 1980 में गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा से लैस होकर की गई थी, 1989 तक आते आते विचारधारा को खत्म कर दिया गया, और समझिए कि फिर इसके बाद जो है हिंदूवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा से लैस होकर पार्टी मैदान में उतरती है, और चुनावी प्रक्रिया में फिर जो है समझिए कि 89 के बाद
पार्टी द्रुत गति से आगे बढ़ती जाती है और आज पार्टी जहां पहुंची है सबके सामने में है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। लेकिन इसके विचारधारा जिस तरह से बदले हैं उसको लेकर तो सवाल खड़े होंगे ही कि अगर किसी पार्टी की स्थापना के समय जो विचार रखे गए थे और वही विचार बाद में बदल जाए और हिंदूवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर और गांधीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा जो था उसको साफ दरकिनार कर दिया गया, तो मेरा मानना है कि पार्टी की जीत चलती रहे। चूंकि जनता उनके साथ है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की जीत होती रहेगी, सरकार बनती रहेगी। लेकिन जिस पार्टी का समझिए आधार बदल रहा हो या बदला हो, उसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता है। और यही ऐसा मुद्दा है जिस पर पार्टी की हमेशा और विपक्ष के तरफ से ही और देश के तरफ से ही एक सवाल खड़े होते रहे हैं, होंगे, आगे भी जाकर होंगे। बाकी चीजें ये है कि मेरा मानना ये है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई हो, देश में सबसे ज्यादा उसकी सरकार चल रही हो, लेकिन एक सवाल तो है कि देश को जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे बढ़ा रहे हैं उसके कई तरह के समझिए कि विवाद भी खड़े हुए हैं, विवाद खड़े भी होंगे। लेकिन आज ये विवाद खड़ा करने का दिन नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी का अगर ये जश्न का माहौल है, 47वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो उस दिवस में हम सब शागिर्द हैं और हम भी इसकी शुभकामना देते हैं कि पार्टी इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और देश की सेवा करती रहे। जी बिल्कुल अखिलेश जी, ठीक है। रमेश जी तो अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। कुमार राकेश जी जुड़े हमारे साथ। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिए, मुझे सुन पा रहे हैं तो? कुमार राकेश जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, हाँ कुमार राकेश जी अभी आ रही है आपकी आवाज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 47वां साल है। एक वट वृक्ष की तरह ये बना राष्ट्रवादी विचार। सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, शुरू से अभी तक इन 47 सालों में भारतीय जनता पार्टी को हम अटल बिहारी जनसंघ से ही मैं कहूं, क्यों हम एक लीडर से नाम से चले, जनसंघ से आज तक यदि हम आके इन 47 सालों को देखें तो आप कैसे देखते हैं? और दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे इसलिए भी क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अखिल जी जुड़े थे, उन्होंने बस एक ही सवाल उठाया कि 1980 में गांधीवादी समाजवादी विचारधारा से ये पार्टी चली, 89 तक आके फिर एकदम जो बदलाव हुआ वो हिंदूवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा से चलती चली आ रही है, तो इस बदलाव की क्या जरूरत पड़ी थी? एक इस पे जवाब। नहीं राखी, जो अखिलेश जी ने बोला वो उनका अपना मंतव्य था। ये मूलाधार जो है भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही हिंदुत्व रहा है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रहा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में वो सारी बातें समाहित हैं जो कि हिंदुत्व का, सनातन हिंदुत्व का मूलाधार है। जहां तक समाज जो जनता 1977 में जब जनता पार्टी के साथ आए लोग, विचार के लोग आए, बाद में 80 में जब जॉर्ज फर्नांडिस ने सवाल उठाया था कि भाई दोहरी सदस्यता वाली बात, तो 1980 में एक नई पार्टी का जन्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी का। पहले जनता पार्टी था, उसमें मोरारजी देसाई रहे, नानाजी देशमुख, जयप्रकाश नारायण की क्रांतियों की बदौलत पार्टी बनी और उसका अभी हम देख रहे हैं काल जो है आज 47 साल हो गए। इन 47 वर्षों में जो उनकी यात्रा हुई है वो अपने आप में अनुकरणीय है और वास्तव में वंदनीय शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। कई चीजें 2010 के बाद और कई चीजें आ गई हैं, डिफरेंसेस आ गई हैं, कई चीजें डिफरेंसेस आ गई हैं। मैं उस पर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मुद्दा है उस मुद्दा को समझने वाली बात है कि उसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे करेंगे, तो वो ये चिंता और चिंतन की बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है राखी कि इस 47 वर्षों में जो भाजपा की यात्रा हुई है अपने आप में विश्व के किसी भी राजनीतिक दल के तुलना में बेहतरीन है, सबसे ज्यादा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, 10 ज्यादा
सदस्यों वाली पार्टी हो गई है। यूरोप के कई कंट्री की आबादी 4 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख है, तो कई यूरोप देशों के बराबर हो गई है। और उसके अलावा यदि हम देखें और समझें और जानें तो एक बड़ी यात्रा पूरी की है। लेकिन इसी दशक में, 90 के दशक में एक नेता हुआ करते थे, राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे, KN गोविंदाचार्य जी। आडवाणी जी जब अध्यक्ष थे तो उनके वो सहयोगी भी थे और सारा तो थिंक टैंक बोलते थे उनको। तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया था और उनको कोपभाजन बनना पड़ा। अब संघ में एक बार जो जाता है स्वयं सेवक तो होता ही होता है, वो कभी आजीवन होता है। आपने संघ के विचारों को अडॉप्ट किया। आज की तारीख में कांग्रेस में कई लोग हैं स्वयं सेवक हैं। दिग्विजय सिंह बोलते हैं मैं स्वयं सेवक हूँ, माधवराव सिंधिया बोलते थे। तो एक संघ की शैली है, चूंकि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की शैली है। जो भी राष्ट्रवादी है वो स्वयं सेवक होगा। जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबको मैं स्वयं सेवक मानता हूँ कि सभी राष्ट्रवादी हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम पूरी बातों को करें, आकलन करें, तो बड़ी अच्छी यात्रा रही है, वो ऐतिहासिक यात्रा रही है। लेकिन 2014 के बाद भाजपा अपने जो प्रतिपक्ष के लोग थे या दुश्मन बोलिए बीजेपी, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री हैं, एक शुरू से महत्वाकांक्षी रहे। मैं उनसे 90-91 से मैं उनको बहुत ही नजदीक से देखता रहा हूँ। उनकी कार्यशैली, उनका काम करने का तरीका। अमित शाह तो बाद में आए, 2000 के बाद वो सामने आए परिप्रेक्ष्य में, 4 के बाद कहा जाए तो परिप्रेक्ष्य में। तो पार्टी में ना चेहरा चरित्र चाल की बात कही थी गोविंदाचार्य जी ने। वो चेहरा चरित्र चाल में परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो 2014 के बाद। जितने पुराने कार्यकर्ता हैं तो बेचारे कहीं न कहीं अपने आप को वो ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, या लगता है कि मैंने ऐसा क्या गलती कर दी जिससे हमको एक तरह से अलग कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया। नए पौधे, कोपलें कहिए कि आई है पार्टी में, जिसके कारण पार्टी में एक आंतरिक तनाव देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। अभी देखिए जो नए परिप्रेक्ष्य में सिर्फ संघ और भाजपा के जो बीच में एक वैचारिक सामता की बात थी, उस सामता में करीब 1.5 साल तक अध्यक्ष नहीं बन पाए। अभी नए अध्यक्ष बने हैं, उनकी अपनी भी सीमाएं हैं, परिसीमाएं हैं। लेकिन इन तमाम परिप्रेक्ष्य में चेहरा चरित्र की बात है, उसमें हम कितने डिफरेंस, कितने अलग हैं कांग्रेस से या अपने प्रतिपक्ष से या उनसे भी, तो वो सोचने और समझने की बात है और जानने की बात है। उस लिहाज से हम पार्टी का यदि आकलन करें तो पार्टी बहुत अच्छी, शुभकामनाएं हैं पार्टी के संस्थापकों को, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, उसके अलावा यदि आप कहा जाए जो कुशाभाऊ ठाकरे जी, जना कृष्णमूर्ति जी, बीच में एक बंगारू लक्ष्मण भाई, उनको अलग से कहा गया कि एक स्पॉट, ब्लैक स्पॉट बनाया गया। अर्जुन सिंह ने एक पूरा काम किया था उनको बदनाम करने का। तो करीब करीब सभी अध्यक्षों से मैंने सबको कवर किया। यदि देखा जाए शुरू से लेकर आज तक, कई बार अटल जी रहे, कई बार आडवाणी जी रहे, फिर बार बार लगा कि इनके पास अध्यक्ष नहीं है, फिर जना कृष्णमूर्ति भी आए, संजय जोशी जैसे महासचिव आए, संगठन के आए, नड्डा जी अभी आए। तो नड्डा जी के बनने के बाद, नितिन नवीन के बनने के बाद लगा कि नहीं, ऐसी पार्टी है जहां की कोई भी छोटा सा कार्यकर्ता भी हो, जूनियर भी हो, वो भी अध्यक्ष बन सकता है, जो कि किसी पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी आप देख लें या कांग्रेस को देख लें या अन्य किसी दल को देख लें, ये इस तरह का जो समाजवाद की बात है, जो एक समरसता की बात है, एक आत्म मानवतावाद की बात है, दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर पार्टी बनी थी और उस पर आज भी अटल है। विचारों को लेकर के कहीं कोई मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन विचारों को सहमता समेटने, सबको साथ लेने में थोड़ी सी संगठनात्मक कमजोरियां आई हैं, जो समय समय पर लोग ठीक करते रहते हैं, ठीक होते भी रहती है। लोगों की शिकायतों की इतनी बड़ी पार्टी है तो लोग कहते हैं कि भाई छोटी मोटी बातें कुछ आ रही हैं जो जमीनी स्तर पे वो चिंता की योग्य है। और जो भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हैं उनको सोचना पड़ेगा, राज्य में भी चाहे आप केंद्र में भी, जिससे कि पार्टी की जो पुरानी, जो अखिलेश जी ने इंगित किया कि जो पुरानी परंपराएं रही, पुरानी मान्यताएं रही, पुरानी संस्कृति रहे, उसपे कोई असर ना पड़े और एक नई तरीके से, जैसे सरकार तीसरी बार आई है, चौथी बार भी आएगी, तो वो जो एक स्थिति बनी है उसको सोचने की बात है और समझने की बात है। तो उसमें पार्टी चल पड़ी है
और उसमें वही चेहरा चेहरे चाल के बदले में उसको चिंतन करके मनन करके हम कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं, वो सोचने की बात है। और ठीक है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी यात्रा है और इतने कम समय में यदि कांग्रेस को देखें तो 138 साल की पार्टी हो गई और कहाँ है, कहाँ थी, कैसे था, तो तुलना नहीं है, अतुलनीय पार्टी है मान और ठीक है, अनुकरणीय कुमार भी है। हाँ, अच्छाई बुराई तो हर जगह होती है, कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, कोई मानव भी है, मनुष्य भी है, उससे परे नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको बार बार अपनी कमजोरियों को ठीक करते रहते हैं, वो भी जरूरी है। और सत्ता भी है और संगठन भी है, सरकार भी है और नए भी हैं, पुराने भी हैं। रमेश जी के राज्य में मोहन यादव भी हैं, उधर भजन लाल शर्मा भी हैं कि बेचारे को पता नहीं था कि साल भर पहले के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक जिले के महासचिव से मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ किसी की किस्मत खुल सकती है, ऐसे कई नेता हैं, कई। ठीक है, तो कुमार राकेश जी। लेकिन नवीन जी को नहीं मालूम था। तो एक पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और एक है जमीनी जो कार्यकर्ता है उसका सम्मान है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये मेरा इनपुट है। ठीक है, रमेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही। रमेश जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 47वां साल स्थापना दिवस और अटल आडवाणी से मोदी शाह का दौर, यदि हम इस रूप में इस चीज को समझें तो कैसे देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान स्वरूप है वो जनसंघ का स्वरूप है। जनसंघ तो जनसंघ के समय जिन सिद्धांतों पर पार्टी ने कदम बढ़ाया था, भाजपा आज भी उस पर कायम है। अगर आप देखेंगे तो उस वक्त उन्होंने नारे लगाए थे कि जहां हो ये बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। 370 के विरुद्ध समय आने पर उन्होंने 370 भी हटाई। अब एक नागरिक आचार संहिता की तरफ चल रहे हैं। जनसंघ में उनका एक सिद्धांत था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। भाजपा का अगर आप देखेंगे तो उन्होंने उसी को सबका साथ सबके विकास से जोड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से, और अगर राष्ट्र के परम वैभव की बात नरेंद्र मोदी जी ने कभी की है तो वो जो उन्होंने 1947 का जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, तो राष्ट्र को परम वैभव की तरफ पहुंचाने की तरफ, और वर्तमान सरकार की जो विदेश नीति है वो विदेश नीति मुझे पिछली तमाम सरकारों से बहुत अलग दिख रही है। आप अगर देखेंगे, अगर 71 का युद्ध हुआ तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। इस समय अगर ईरान अमेरिका के युद्ध में रूस भी, अमेरिका भी और ईरान भी कहीं ना कहीं समान रूप से भारत के जहाज निकल आए, ये जो व्यवहार हम देख रहे हैं ये मैं समझता हूं एक अद्भुत है। पहले हम कभी गुट निरपेक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब हम सर्वगुट के आधार पर हम स्वाभाविक हैं। तो हमारी विदेश नीति भी बहुत अपेक्षाकृत हुई है, और जिस तरीके से आमदनी बढ़ी है, कृषि का रकबा, सिंचाई बढ़ी है, कृषि का उत्पादन बढ़ा हुआ है। अब आयुध में हम निर्यातक देश के रूप में हम जाने जाते हैं। और अगर प्रगति देखें 10-12 वर्षों में, तो आप इस समय नासा ने हमारी जो टेक्नोलॉजी है इसरो की, क्योंकि हम अगर दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे थोड़ी सस्ती टेक्नोलॉजी है। आज दुनिया के 13-14 देश हमको अपने उपग्रह दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जमाना हुआ करता था, भारत के लोग अगर अमेरिका गए हैं तो उनकी किस तरीके से सिक्योरिटी जांच होती थी वो सारे लोग सब जानते हैं। कुमार राकेश जी भी इस बात को जानते होंगे। कपड़े उतार करके हमारे मंत्रियों की जांच हुई है। लेकिन आज व्हाइट हाउस में हमारे प्रधानमंत्री को भोजन अगर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ राष्ट्र की प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि, ये इस सरकार की विशेषता है। और मैं समझता हूँ भाजपा की जो सारी की सारी यात्रा है, 40 वर्षों की सारी यात्रा है, वो सिद्धांत की यात्रा है। मंदिर बनाने की बात हो, वो अपने सिद्धांतों पर अटल रहे हैं। भाजपा से पहले और बाद में भी कई राजनीतिक दल बने हैं, उनमें से कोई अपने सिद्धांत पर कायम नहीं है। सब लोगों ने कंप्रोमाइज किए हैं। लेकिन भाजपा है, उसने शब्द तो बदले हैं लेकिन अपने सिद्धांत नहीं बदले। वो यात्रा उसकी चल रही है। जी बिल्कुल, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के 47वां साल क्योंकि स्थापना का, और एक लंबा वक्त हो गया, हर लीडर ने हर जिस भाव को रखा, जिस विचारधारा को रखा, वो अपने अपने समय से आज यहाँ तक उसको एक वटवृक्ष के रूप में पहुंचाते आए हैं, और ये सिलसिला लगातार बढ़ेगा। जैसा कि सभी मेहमान कह रहे हैं कि एक अचीव तो किया है। आप कैसे देखते हैं, क्या है आपकी राय? नहीं राखी, देखिए इसको 3 भाग में बांटिए। पहला तो ये कि जनसंघ का समय, उसके बाद जनता पार्टी बनी और फिर 80 में जो है भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। अब आप देखिए, अभी जैसे बात हो रही थी, अखिलेश जी बता रहे थे कि क्या विचारधारा लेके चले, लेकिन एक चीज़ तो तय थी कि शुरू से ही जनसंघ के ज़माने से ही इनका जो है हिंदुत्व का एजेंडा, सांस्कृतिक जो है राष्ट्रवाद की बात, ये करते आ रहे हैं।
तो सवाल ये है कि चाहे आप उस समय कुछ भी करें, लेकिन अगर आपकी विचारधारा पहले की है और वो आगे बढ़ रही है। 90 के आसपास आते आते 89 के बाद से जैसे राम मंदिर आंदोलन हुआ और तमाम चीज़ें आई, इसके बाद आपने देखा होगा, उसके बाद से पार्टी जो है एकदम जन जन तक पहुंचने का आधार तलाश लिया। अडवाणी जी की रथ यात्रा हो या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो उनका जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो चेहरा हो, ये सारी चीज़ें आम जनता को भाने लगी। पहले उसके पहले ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली हुई देश में, लेकिन उसके बाद ज़रूर मिलना शुरू हुई। और धीरे धीरे जो है जब वाजपेयी जी की सरकार बनी 13 दिन बाद गिर जाती है, फिर लोगों की सहानुभूति होती है। धीरे धीरे पार्टी जो है एक तरह से आगे बढ़ी। हमें लगता है कि 2014 के बाद जब से पूर्ण बहुमत की सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, एकाएक जो है इसके पूरे स्ट्रेटजी में परिवर्तन हुआ, खास करके नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। आपने देखा होगा कि सवाल ये नहीं कि उनका ये कहना कि सारी विचारधारा तो आपकी सेम है, लेकिन जब तक आप सत्ता पर काबिज नहीं होंगे, जब तक आप सरकारें नहीं बनाएंगे, तब तक अपने विचार को जन जन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और यही हुआ। आप देखिए 2014 के बाद से इसके बाद पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। लगातार देखिए, जहाँ तक नेतृत्व संगठन की बात है, अमित शाह ने पूरे गांव-गांव पन्ना प्रमुख, आधे पन्ना प्रमुख तक गांव-गांव तक लोगों को पहुंचा दिया पार्टी को। और बहुत सारी जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नीतियां जो रही हैं, जो जनता तक पहुंचने की रही हैं, उसमें वो कारगर साबित हुई। ये तब संभव हो पाया, इतनी बड़ी पार्टी तब बन पाई जब लोगों को कनेक्ट कर पाई। तो आज के बाद जो राखी हम ये कहते हैं, ये 47वां मना रही है भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस। और यहाँ तक आते आते सफ़र जो है आज की डेट में हिंदुस्तान के लगभग 3/4 के आसपास राज्यों में इनकी सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है। भले ही इस बार गठबंधन की सरकार, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में इस पार्टी का विस्तार हो सकता है और सदस्य संख्या बढ़े। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, और बड़ी पार्टी बन जाए। हमें लगता है कि आज की डेट में इस स्थापना दिवस पर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, ये ज़रूरी हो जाता है कि पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाना है। दो बातें आ रही थी यहाँ पर, पार्टी विद डिफरेंस, यानी लोगों से एक अलग तरह की पार्टी है, लेकिन ये समझ रहे हैं कि इस पार्टी को में बहुत सारे राजनीतिक दल आके समाहित हो जा रहे हैं, बहुत सारे कांग्रेसी नेता हों चाहे अन्य दलों के नेता हों समाहित हो, तो पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है या अवसर के हिसाब से जुड़ रहे हों, लेकिन ये माना जा सकता है कि इतनी बड़ी जो एक तरफ जो धारा बहती है, बड़ी धारा है, उसमें छोटी छोटी नदियाँ, छोटी छोटी धाराएँ आके मिल जाती हैं। तो हमको लगता है कि पार्टी जिस गति से बढ़ रही है, ये डिफरेंस भी होगा। आम कार्यकर्ता जो पहले से इसमें काम कर रहे हैं, वो हम तो ये नहीं मानेंगे ठगा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि कम से कम चलो पार्टी जिस मूल भावना को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जो कहा, तो उसको लेकर के उनको ये मानना पड़ेगा कि जब पार्टी बड़ी हो जाती है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोग जो है नेगलेक्ट हो ही जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि पार्टी आज 47वां स्थापना दिवस मना रही है, और साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ पार्टी का विस्तार भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। और आने वाले समय में वो तो सपना देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई और पार्टी बचेगी नहीं आने वाले समय में, और हर राज्य में उनकी सरकारें होंगी जैसा एजेंडा है। तो उनका एजेंडा भी मजबूत है, उनकी पार्टी भी मजबूत है, उनकी विचारधारा भी मजबूत है। आज के इस अवसर पर मेरा सिर्फ यही कहना होगा। बिल्कुल। दिनेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, आज की चर्चा में सर मुख्य रूप से एक मूल प्रश्न यही है कि इन 47 सालों को कैसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक बड़ा वटवृक्ष और आरएसएस, क्योंकि आप एक आरएसएस विचारक हैं, हमेशा से जुड़ाव आया, विपक्ष के सवाल आए, बहुत सारी चीजों को फेस किया। तो आज का दिन तो ऐसा है कि बहुत कुछ बोलने को है, क्या कहेंगे? दरअसल जब से आपके चैनल पर आपने डिबेट शुरू किए, काफी अच्छी बातें संगठन के बारे में, भाजपा के बारे में, राष्ट्र के बारे में हुई हैं। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी संघ के प्रचारक रहे हैं और प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के 6 अप्रैल आज के दिन को नियुक्ति हुई। वो उनके शब्द बड़े अच्छे थे, वो कवि भी थे, पूरा राष्ट्र जानता है, कविताएं वो कहते थे। तो उनके 2 लाइनें मेरे याद आई है आज। टूटे हुए सपनों की
कौन सुने सिसकी, अंतर मन को चीर, व्यथा पलकों पर ठिठकी, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, परंतु हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत रोज नया गाता हूँ, गीत रोज नया गाता हूँ, गीत रोज नया गाता हूं। कितने सहज शब्दों में कितनी बातें इन लाइनों उन्होंने कही है, और एक लंबा सफर उस दौरान 1980 में जो सफर तय किया और आज तक का एक अद्वितीय कार्य हुए हैं, संगठनात्मक भी, और संगठन से सरकारें बनी। तो देश के अंदर जिस ऊंचाई पे लेकर के संगठन लेकर के गए हैं संगठनात्मक कार्य को, उसके बाद फिर सरकार बनी, जनता ने विश्वास जताया, वोट दिया, क्योंकि सरकार तो वोट से बनती है, लेकिन संगठन खड़ा करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होता है। ये प्रतिकूल स्थिति में जाकर के अभावग्रस्त जीवन जी के काम को खड़ा करना, ये भी संगठन में सिखाया जाता है। अभावग्रस्त जीवन जीते हुए प्रतिकूल स्थिति में रहकर के कार्य खड़ा करना, इसी तरह का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। किन किन क्षेत्र में जाकर नॉर्थ ईस्ट का विषय रहा, साउथ का विषय रहा, कश्मीर का विषय रहा, बंगाल का विषय रहा, केरला का विषय रहा, या पंजाब के विषय, कहाँ कहाँ जाकर के किस तरह से संगठन गढ़ा गया। लेकिन संगठन तैयार हुआ, उसके बाद राष्ट्र को पता लगा कि नहीं, राष्ट्र के अंदर कार्य करने वाले कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो सिर्फ अपने जो विचार है उसके तहत लेकर के कार्य करेंगे। उसका रिजल्ट ये है कि आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र ने बेशक तरक्की की है, और काफी जो बातें हुई हैं आज माननीय रमेश जी ने भी और सभी ने अच्छी बातें कही हैं, मैं भी इन सब बातों को स्वीकार करता हूँ। आज का दिन अच्छा है, परमपिता परमेश्वर सभी को शक्ति दे। सभी भारत के नागरिक हैं, सभी कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक दल कोई भी हो, जहाँ भी है, जैसे हैं, सब ठीक है, सब अच्छे हैं। लेकिन एक बात अलग है, आज बड़ी खुशी का दिन है, लेकिन फिर भी ये बात कहनी चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले मित्र भाई और भगिनी, अच्छी बात है, राजनीति करें, लेकिन अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसके साथ सहयोग करना चाहिए। राष्ट्र सबका है, पार्टी पॉलिटिक्स बाद में है, राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। इस बात का भी आज के शुभ दिन के ऊपर सभी को आत्मसात करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ निवाणी को विराम देता हूँ। सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल करूं उसके पहले एचएन उपाध्याय जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का 47वां साल, और जिस तरीके से सभी लोगों ने आज अपनी बात रखी है, एक बात अभी दिनेश जी ने भी कही कि ये एक पार्टी का स्थापना दिवस हो सकता है, लेकिन विपक्ष के रूप में आज वर्तमान में हम देखें तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल है। तो कैसे आप भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं? आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है इन 47 सालों को देखने के बाद, क्योंकि सबसे लंबा समय तो कांग्रेस का रहा, और उसके बाद चीजें कैसे बदली, किस विचारधारा से इतना बदलाव आया, ये आने वाले समय में वर्तमान में भी कांग्रेस के लिए एक चुनौती जैसा है। तो आप क्या कहेंगे आज? चलिए राखी जी, देखिए 6 हमारे पूर्व में बोले लोग, अब केसी जैन जी को भी बुलवा दी होती तो 7 लोग प्रो बीजेपी माइंड बोल दिए होते तो इकट्ठा हम बोलते। सर इसीलिए पहले आपको मौका दिया मैंने राजनीतिक रूप से, मैंने सभी एक्सपर्ट से बातें ली और इसीलिए उनको आखिरी में मौका दिया, क्योंकि वो भी वैसे ही बोलेंगे। तो स्थापना दिवस है ना सर, बीजेपी की तो कैसे उसने आज इतना सब कमाया वो तो सब कहेंगे ही। आप भी कह लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। कैसे नहीं, कैसे कमाया पूरा देश जानता है, आप भी जानती हैं, अब न कहें अलग बात है। आप बताइए, 140 साल हमारी कांग्रेस की स्थापना हो गया, ये 140 तक पहुंचते पहुंचते इनका कोई नाम नहीं लेगा अगर यही विचारधारा रही 2014 के बाद जो विचारधारा रहती है। इसी भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की युग रहा, आदरणीय वाजपेयी जी का युग रहा, आडवाणी जी, जोशी जी, जिन्होंने अपने रहते हुए विपक्ष के महत्व को स्वीकारा, लोकतंत्र को जो एक विरासत सौंपी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उस पर उन्होंने धब्बा न लगने का प्रयास किया, 1-2 मौकों को छोड़कर, और जो है
जैसे आप मीडिया से जुड़ी हुई है, एक उदाहरण मैं बताऊं। जब शंकर जी पंडित जवाहरलाल नेहरू पर कार्टून बनाते थे तो नेहरू जी कहते थे कि ये जो है हमको, ये उससे वो सीखते थे, इससे वो सीखते थे कि कैसे हमारी कमियां दिखाई जाती है। और आज अगर मीडिया हो या मुख्य मीडिया से अलग जो मीडिया है, सोशल मीडिया हो, यूट्यूबर हो, उन पर अगर कमियां बताई जा रही सरकार की, तो किस तरह से उनको जो है हट किया जाता है, उनको बंद कराया जाता है। यही वटवृक्ष बना है ना। ये आपने कहा है संकल्प, इन्होंने संकल्प लिया है कि किस तरह भारत की जो है संप्रभुता को हम समाप्त करने पर लगे हुए हैं। जिस तरह से इसमें वर्तमान में ट्रंप ने हो, चाहे अन्य देश के लोगों ने हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया, बार बार हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करते रहे, यही वटवृक्ष बना है ना। सेवा, इन्होंने सेवा देश की नहीं किया, सेवा लिया है। जिस तरह से पुरी जी, जिनका F-16 फाइल में नाम है, उनका मंत्री बना देते हैं, न तो सांसद है, न तो विधायक रहे हैं। हमारी एक मंत्री थी मानव संसाधन विकास मंत्री, जो ग्रेजुएट भी नहीं थी, इतना बड़ा पद दे दिया। सेवा उन्होंने उन लोगों से भी कराया देश का, ये भी लोग देखता है किस तरह से उन्होंने अपने मंत्रालय का सेवा किया। और जो आप कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। अरे भैया, कार्यकर्ताओं को कहाँ मौका मिलता है? आरएसएस ने तो आसाम में चिट्ठी लिखी है कि जिस तरह से आप कांग्रेस मुक्त होने की बात करते थे और भारतीय जनता पार्टी आसाम में कांग्रेस युक्त होती जा रही है, उस पर आरएसएस के लोगों ने चिंता जताई है। तो हमारे ही लोगों को जब अपनी पार्टी में लेना है आपको, तो आपकी कहाँ वटवृक्ष बन रही है भैया? कहीं वटवृक्ष नहीं बन रही है। जिस तरह से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम ये लोग किए 2014 के बाद, कहते थे उपाध्याय जी, कुछ नेटवर्क इशू है सर, ऑडियो ब्रेक हो रहा है आपका। प्राप्त करने का काम किया है। ये 2024 के चुनाव में इनका रह गया, इनकी लगभग कम हो गई। आगे जो है इनकी 200 सीटें कम हो जाएगी, तो सैकड़ा भी पा नहीं पाएंगे। इसी नीति पर चलते हुए, क्योंकि जनता को समझने में थोड़ा देर लगा, जनता को समझने में, सोचने में देर लगा। अब वो जान गई जनता, ये जो झूठे वादे करते हैं, बस अपने वैभव में छवि के प्रेमी हैं इनके लोग। यहाँ के महिलाओं के सम्मान के मामले में कितना संवेदनशील है, ये पूरे देश के लोगों ने जान लिया है। ठीक है, स्थापना दिवस में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जिस जो है विचारधारा को लेकर, जैसा कि अखिलेश अखिल जी ने थोड़ा कहा, गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, KN गोविंदाचार्य ने जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कही, उनके पर कतर दिए गए। तो जो सही बात किया उस पर कतर दिए गए। तो उस पर, उस विचारधारा पर लौट कर देश में विपक्ष का क्या महत्व होता है, तो कैसे मजबूत किया जाए, मीडिया जो हमारा स्तंभ होता है सरकार को आईने दिखाने का, उसको न दबाने का काम करें, जिससे नागेश्वर राय जी कर रहे हैं और स्वामी, इन लोगों की मात्रा भी ध्यान रखना है। का सम्मान, विरोधियों का सम्मान, तो हमारी संप्रभुता से हम न खिलवाड़ कर पावे। अमेरिका के राष्ट्रपति ठीक है उपाध्याय जी, ऑडियो बहुत ब्रेक हो गया। है ये वटवृक्ष बनाए हैं स्वयं छवि बनाने, मित्रों को लाभ पहुंचाने का, सेवा करने का संकल्प लिया है, न कि देश की जनता की सेवा करने का। ठीक है उपाध्याय जी, बाकी का समय केसी जैन जी, समय थोड़ा सा ही है, लेकिन बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए बाकी लोगों ने कही, लेकिन फिर भी मैं उपाध्याय जी की बात को आगे बढ़ाते हुए सवाल करूंगी। है, बधाई भी दे रहे हैं, बधाई देने के साथ साथ कुछ उम्मीदें हैं, जैसे कि वाजपेयी जी करते थे, बहुत पसंद करता था उनको विपक्ष, ऐसे ये चाहते हैं कि मोदी जी को भी ये सब लोग बहुत पसंद करें, आज की भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत पसंद करें, उसके लिए कुछ सुझाव भी दे रहे थे। विपक्ष है, अधिकार है उनका कहने का, क्या कहेंगे? अनम्यूट करिए। जी राखी जी, धन्यवाद। लेकिन मैं पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, शायद 1-2 लोगों के बाद थोड़ा मौका मिलता तो पूरी बात आ पाती।
लेकिन जितना भी समय मिला है, खैर देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बात आई कि अपनी विचारधारा से कहीं अलग है, तो कहीं अलग नहीं। जब जनसंघ की स्थापना हुई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिसकी नींव रखी, वहां से लेकर के और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी फिर भारतीय जनता पार्टी के आने तक जो पार्टी का मूल रहा, दरअसल चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, और आदरणीय दिनेश जी अभी जैसे बता रहे थे कि संघ की जो विचारधारा है वो कभी नहीं बदली। हाँ, कार्य करने का तरीका बदल सकता है, और ऐसा कोई प्रदेश नहीं, दक्षिण भारत से लेकर के इधर पंजाब से लेकर के पूरब से लेकर के और उधर जम्मू कश्मीर से लेकर के कहीं पे काम ना किया हो। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं कि कहीं काम नहीं किया, ना संघ ने ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे कोई समस्या आई वहां पे खड़ा ना हुआ। यही कारण रहा कि कार्यकर्ता के रूप में, और एक बहुत अच्छी बात कही दिनेश जी ने, और जो है साथ ही साथ जो हमारे और भी साथियों ने भी तमाम सारी बातें रखी, कुमार राकेश जी ने भी तमाम सारी बातें रखी, और आरपी श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बात रखी कि देखिए, संगठन को खड़ा करना और पार्टी को खड़ा करना, पार्टी खड़ा करना मतलब सरकार बनाना अलग बात है, चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन चुनाव आप तब जीतेंगे जब आपके पास कार्यकर्ता, आपके पास संगठन हो, और सबसे बड़ी पार्टी होना, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता होना। ये जो 47 सालों की यात्रा रही भारतीय जनता पार्टी की, ये सबसे बड़ी यात्रा है, और इसमें तमाम सारे लोग आए। देखिए, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी नरम दल के नेता माने जाते थे, आडवाणी जी गरम दल के नेता माने जाते थे। आडवाणी जी ने कट्टर हिंदू विचारधारा को प्रभावित करते हुए जब रथ यात्रा निकाली उन्होंने, तो एक भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही अच्छा समय और उच्चतम समय कहा जा सकता था। उस समय देश के अंदर एक खिलोरा पैदा हुआ, एक सैलाब पैदा हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ने के लिए। तो कभी कभी क्या है कि जनता हमसे क्या चाहती है, और अभी हमारे कांग्रेस के साथी, जब आज हमारा स्थापना दिवस है, हम सबको बधाई दे रहे हैं, और जब भी इनका कोई कार्यक्रम इनको बधाई देते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के मोदी जी तक आज तक पहुंच रहे। और अभी आदरणीय रमेश जी ने क्या कहा, रमेश जी ने इतना बढ़िया उदाहरण दिया, तो हमें लगता है रमेश जी के बोलने के बाद में कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, और ना तो मैं उस तरफ जाना चाहता था। होर्मुज से हमारे तेल के विमान, हमारे गैस टैंकर अगर आ रहे हैं, और अमेरिका छटपटा रहा है, अमेरिका वहां पे अपना जो है जो वहां पे जल जहाज से लेकर के और अपने तमाम सारे वहां पे सैटेलाइट इकट्ठा अपने हथियार ले जाकर के वहां पे हमला कर रहा है, और उसके तमाम सारे जो विमान है वहां पे गिरा रहा है, और होर्मुज से उनके जहां पर तेल के टैंक और गैस के टैंकर नहीं निकल पा रहे हैं, और वहां पे भारत देश को रास्ता मिल रहा है बिना किसी खतरे के। ये कितनी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है, कितनी भी बड़ी राष्ट्र के लिए उपलब्धि है। इनकी सराहना ना करके केवल बैठ करके कोसना, इसलिए क्योंकि स्थापना दिवस है। तो देखिए, भारत देश मजबूत हुआ है, इसमें मोदी जी का मजबूत होना, भाजपा का मजबूत होना सेकेंडरी चीज है। हम हैं कौन, हम पहले सबसे राष्ट्र हैं। अभी दिनेश जी ने वही बात कही कि देखिए, जो राष्ट्र, जब राष्ट्र है तो हम है, और राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, और सभी लोग राष्ट्रवादी हम मानते हैं। उन्होंने ये बात भी कही यहाँ पर मंच पर कि सभी लोग राष्ट्रवादी हैं, संघ की विचारधारा राष्ट्रवादी को लेकर के। तो जो भारतीय जनता पार्टी का रहा कि राष्ट्रवाद, विकसित भारत और अंत्योदय योजना को लेकर के चले, आज हम यहाँ तक पहुंचे। दूसरी बात जो कही कई साथियों ने यहाँ पर कि देखिए, भारतीय जनता क्यों यहाँ तक पहुंची, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को महत्व दिया। केवल जो है बहुत बड़े घराने के लड़के हैं, इनको मंत्री बना दो, इनको मुख्यमंत्री बना दो, इनको पार्टी का अध्यक्ष बना दो, ये फंडिंग कर देंगे, ये फला कंपनी लेकर के आए, पार्टी को बहुत मजबूत कर देंगे, इन सारी चीजों को किराया रखा। भारतीय जनता पार्टी ने उनको महत्व दिया जो लोग पार्टी के कार्यकर्ता थे, और पार्टी के लिए जिन लोगों ने काम किया। आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कैसे, और राजस्थान के मुख्यमंत्री को वसुंधरा राजे सिंधिया ने किस तरीके से हंसते हंसते पद छोड़ दिया, मामा जी ने मध्य प्रदेश में किस तरीके से हंसते हंसते पद छोड़ दिया। ये किसी पार्टी में नहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री का कोई पद छोड़ दे कहने बात से, और दूसरे को जिम्मेदारी सौंप दे। एक चीज और, कांग्रेस के साथी जो कह रहे थे कि हम सत्ता लोलुप नहीं, देखिए, जिस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन किया इंदिरा गांधी जी को पदच्युत करने के लिए, सन 1975 में उन्होंने आपातकाल लगाया, और 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ, आपातकाल खत्म होने के बाद जब उनको खत्म करके और जब उनको सामान्य चुनाव में जाना पड़ा, तब जनसंघ की सरकार क्यों बनी,
क्योंकि तब तक ही पूरे देश की जनता की नजर से कांग्रेस पार्टी नंगी हो चुकी थी, कांग्रेस पार्टी खोखली हो चुकी थी। लेकिन ये बात आज भी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है। अभी भी कहते कि नहीं बस 10 साल में 5 साल में खत्म हो जाएंगे, हमारी 150 साल पुरानी पार्टी है। पुराने नए से मतलब नहीं है। जो आपकी विचारधारा, जिस विचारधारा से आपने देश को खोखला करने का काम किया, आज उससे इतर जो काम माननीय मोदी जी ने करने का काम किया है 2014 से लेकर अब तक, जनता ने उन सारी चीजों को देखा है। और जनता ने सिर्फ पार्टी को नहीं चुना, जनता ने विचारधारा को चुना, राष्ट्रवादी विचारधारा को चुना। और साथ ही साथ कार्यकर्ता बेस जो पार्टी कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से महत्व दिया गया, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखिए कितने कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किस तरीके से एक छोटे से कार्यकर्ता से कहां तक पहुंचे। और इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को देख लीजिए, बाकी पार्टी में बस खत्म करो। आप ये देखिए कि क्या समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से अतिरिक्त किसी व्यक्ति की उम्मीद की जा सकती है? क्या लालू जी की पार्टी में लालू जी के बेटे परिवार से अतिरिक्त किसी की उम्मीद की जा सकती है? कांग्रेस पार्टी में मुखिया के रूप में अगर कोई रहेगा तो गांधी परिवार रहेगा, उसके अतिरिक्त किसी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तमाम सारे कार्यकर्ता हो सकते हैं, अलग बात है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अलग बात है, लेकिन मुखिया रहेगा गांधी परिवार से ही, जैसे कि इस समय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी चला रही पूरी पार्टी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस, कैडर बेस पार्टी है। यही कारण है कि जनता ने इसको चुना। और सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, देश के जो एक आम नागरिक है, सबसे बड़ी पार्टी की स्थापना दिवस पे सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबसे चलिए, क्योंकि आज समय बहुत हो गया है और कुमार राकेश जी बार बार समय मांग रहे हैं, आप में से कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता है? मुझे 5 सेकंड चाहिए बस। हाँ, बोलिए। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए कुमार राकेश जी। नहीं, अभी एक्चुअली क्या हुआ, मैं पहले दिनेश जी को साधुवाद वाली बात है कि दिनेश जी भाई साहब ने अटल जी की कविता से आज की पूरी परिस्थिति रख दी, एक नंबर 1। नंबर 2, उपाध्याय जी कुछ बोल रहे थे तो उसमें उनके लिए एक ही कमेंट है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। तीसरी बात है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो भाजपा का सिद्धांत है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूलाधार है, विश्व के कई देशों में कई शोध हो चुके हैं और शोध हो रहे हैं और कई देश इस सिद्धांत को अपनाने के लिए आतुर है। और जल्द ही आपको दिखेगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, जो थ्योरी है, मूलभूत सिद्धांत है, उस पे कई देशों के संविधान में बदलाव होने की तैयारी हो रही है। तो जो विचार की बात हो रही है, जो विचारधारा की बात हो रही है, राष्ट्र की बात हो रही है, तो विश्व की एकमात्र पार्टी है जो कि राष्ट्रवादी विचारों और विचारधारा की पार्टी है। भले ऊपर नीचे दाएं बाएं होता रहता है, वो बात अलग है। जो कविता से दिनेश जी ने समझा दिया, समझने वालों के लिए इशारा काफी है। लेकिन बस यही कहना था। समय बहुत हो गया है। अखिल जी कुछ कहना चाहते हैं? हमें कुछ नहीं कहना है, मैं सारे लोगों की बात ही समझ लिया और राकेश जी को भी सुन रहा था मैं। और ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं जैन साहब, तो उनकी भी बात हमने सुनी, तो वो तो पार्टी की लाइन पर ही बोलेंगे, लेकिन बाकी के इसमें 3-4 पत्रकार भी बैठे हुए हैं। तो मैं ये इसमें सारे लोग हमसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा और मैं माफी मांगता हूं और ये मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। ठीक है आपने सर, अच्छा बोला अखिलेश जी, आपने अच्छा बोला। ठीक है सर। इन शॉर्ट मैंने तो इसीलिए आज अपनी पूरी चर्चा में बस एक ही लाइन रखी थी, 47 साल पे आप सबकी राय, कहीं जाना ही नहीं था, कोई इफेंट बट नहीं था आज की चर्चा में। खैर चलिए, समय भी हो गया। बहुत सही राखी, बहुत धन्यवाद राखी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज वक्त बहुत हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चली है और जिस तरीके से आज शिखर तक पहुंची है, लगातार नेतृत्व देखिए, हर एक लीडर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और तभी इस वट वृक्ष को खड़ा कर पाए हैं। ये इतना आसान नहीं होता। अब जो नेतृत्व है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। ये स्थापना दिवस थी, इसीलिए सभी ने आज उस तरीके से, शुरू से जिसने जैसा उस पार्टी को देखा बढ़ते हुए, सबने अपनी राय रखी है और इसीलिए आज ये हमारा खास कार्यक्रम भी था। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।